हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से एक नई क्लास में। और आपने लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, आपको पता है, कंजंक्शन। उसी का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, कंजंक्शन का ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा और उसको समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आपने इसको दोबारा से वीडियो को जरूर देखा होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कोरिलेटिव कंजंक्शन काफी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन का जो टाइप रहता है, कोऑर्डिनेट भी रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन कोऑर्डिनेट आपके क्लासेस के माध्यम, क्लासेस जैसे आप 1 से लेकर 12 तक क्लास में, किसी भी क्लास में, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन काफी महत्वपूर्ण रहता है। फिर इसके बाद यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो हर एक टाइप का क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन को रिलेटिव कंजंक्शन आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, इसी का कंजंक्शन की अगली कड़ी में। तो उसको समझते हैं और हम इसको जानने की कोशिश, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, तो देखिए मैं लिख के रखा है टाइप 2 को रिलेटिव कंजंक्शन। इसका अर्थ क्या रहता है, सह संबंधी संयोजक, यानी वे कंजंक्शन जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर कोई कार्य करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। ए इनका एक पेयर रहता है, फिक्स पेयर रहता है, जो कि फिक्स ही रहता है। इनके अलावा इसके साथ दूसरा कोई कंजंक्शन आता है, दूसरा वर्ड आता है, तो एक गलत माना जाता है। ठीक है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो आपको सारी चीजें, सारे कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो पहला हम पढ़ेंगे कंजंक्शन का पहला टाइप है वो, जो कि है हमारा ईदर और और। ठीक है, दोनों का अर्थ मैं आपको हिंदी में बताते चलूंगा और जो मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से समझते चलिए। तो ईदर और का अर्थ होता है दो में से किसी एक का चयन करना। दो में से, मान लीजिए, जैसे कभी किसी दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो चीजों में से किसी एक का चयन करना हो तो किसका यूज करेंगे हम, ईदर और। ये इसका पहला अर्थ हुआ। अगर मैं इसको दूसरे अर्थ में आपको समझाऊं तो इसका दूसरा मीनिंग क्या निकल के आता है कि या तो या। अब या तो या वाला आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो पहला ही आप अभी ध्यान में रखिए, दो में से किसी एक का चयन होगा। ठीक है, कौन करेगा, ईदर और। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ईदर राम और राधिका, ईदर राम और राधिका हैज कम हेयर। ठीक है, और एक बात विशेष ध्यान रखना कि कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट को जोड़ सकता है। बस पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट 8 होते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना कंजंक्शन का काम होता है हर एक वर्ड को जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी, क्लॉजेस को भी और वर्ड को भी। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इधर राम, या तो, सॉरी, या तो राम या राधिका, राधिका आ चुके हैं, आ चुके हैं यहाँ। ठीक है, मैं सिंपल सा आपको सीधा मीनिंग, वरना इसका अर्थ क्या होता, या तो राम या राधिका यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ रहता। तो समझ गए। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए अब मैं कहता हूं कि राधिका, नहीं राधिका नहीं, रमन, रमन इज ऑनेस्ट
रमन इज ऑनेस्ट, नहीं वो तो यूज किया ही नहीं कंजंक्शन। देखिए इसको लेते हैं अपन दोबारा से। रोहित इज ईदर, रोहित इज ईदर कम और नॉट। देखिए ऐसे क्या होगा, कम हियर, क्या होगा इसका अर्थ, रोहित, रोहित लिखा था सॉरी यहाँ पे, रोहित, रोहित इज ईदर कम, ये सेंटेंस ही गलत ही ले लिया मैंने, इसको मिटा के हम दोबारा ही लिखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा इधर साइड में आवाज आ रही तो उस पर ध्यान भटक रहा है मेरा। रोहित इज ईदर, ईदर यहाँ पर आई भी आएगा, ईदर, ईदर फूलिश और मेड। देखिए क्या ये बात कब बोलते हैं आप, तो आपको लगता है आप किसी के बारे में क्लियर नहीं है, कोई आप किसी को देखकर आप क्या कहोगे, रोहित, रोहित या किसी और से कहोगे कि ही इज ईदर फूलिश, या तो वो मूर्ख है या फिर मेड पागल ही है। तो ऐसा बोलने के लिए आप क्या कहोगे, रोहित इज ईदर, किसी को बता रहे हो किसी के बारे में, लगता है रोहित या तो पागल है या तो मूर्ख है या फिर पागल है, ऐसा बताने के लिए आप किसका यूज करोगे, ईदर और। किसी दो चीजों में से किसी का एक का सिलेक्शन करना हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, किस कंजंक्शन का, ईदर और ध्यान रखना कि ईदर और जो आएगा तो यहाँ कभी कभी नॉर लगा के देगा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि नॉर नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में ईदर के साथ, तो हमेशा ईदर के साथ क्या आएगा, और ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलिए अगले कंजंक्शन पर बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। इसी का जस्ट एक अपोजिट होता है नीदर और नॉर। मैं आपको इसको अगली स्लाइड में बताता हूँ, अगले पेज पर लेकर चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ सके। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ईदर और, अब हमारा दूसरा कंजंक्शन है हमारा नीदर नॉर। ठीक है, कौन सा है, नीदर नॉर। इसका अर्थ यह होता है कि दो में से कोई भी, दो में से कोई भी नहीं, इधर और दो में से किसी एक का सिलेक्शन करता था, चुनाव करता था। अब क्या है, देखिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, ध्यान रखना, इधर और किसी दो व्यक्ति वस्तुओं या किसी दो विशेषताओं में से किसी एक को बताता है इधर और नीदर नॉर दो में से कोई भी नहीं, यानी किसी के बारे में बात करेगा तो दो में से वो कुछ भी नहीं है, उनकी क्वालिटी के बारे में बात कर सकता है, किन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में बात सकता है, किसी दो व्यक्तियों। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका मैंने मीनिंग बता दिया। अब देखिए चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन में, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि दो में से कोई भी नहीं। कैसे, जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हो तो क्लास टीचर ने आपसे पूछा कि वो आए क्या, तो आप क्या कहोगे, नीदर, नीदर राधिका, नीदर राधिका नॉर नॉर राम, नीदर राधिका नॉर राम कम हिम, यानी हैज कम लिखिए क्योंकि पास्ट में चला जाएगा ये वाला, नीदर राधिका नॉर राम हैज कम। सर ना तो राधिका आई हुई है ना ही राम आया है। ठीक है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद कैसे करोगे, ना तो राधिका, देखिए हिंदी में आपको बताऊंगा नहीं, बोल बोल के बता दूंगा, इसलिए ज्यादातर आप प्रयास करें समझने का।
ना तो राधिका आई है और ना ही राम आया है, ठीक है। आया है तो आपसे पूछा क्लास टीचर ने या फिर प्रिंसिपल सर ने कि वो आए हैं क्या, तो आप क्या बताओगे, सर ना तो राधिका आई है ना ही राम आया है। इसी तरह मैं देखो आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल इसी का। देखिए मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ या फिर मैं प्रोनाउन का भी। तो ही इज नीदर स्मार्ट नॉर वाइज। देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, वह ना तो सुंदर है और ना ही बुद्धिमान है। इसका अर्थ क्या होगा कि सर वो किसी को बताओगे ना तो वो सुंदर है और ना ही बुद्धिमान है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस और दोनों किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब एक हमारा आता है तीसरा टाइप जो कि हमने लिखा था, ठीक है, जिसको मिटा देना कंफ्यूज ना रहो। हमारा आता है तीसरा टाइप कंजंक्शन का, समझ में आ रहा है ना, बोथ एंड। इसका अर्थ है बोथ एंड, और हिंदी में अगर मीनिंग समझे इसको तो और भी। इसका मीनिंग क्या होता है, और भी, समझ में आया। तो बोथ एंड और पेयर हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर नीदर नॉर का पेयर बनाया, ऐसे ही हमारा किसका रहेगा, बोथ के साथ एंड आएगा हमेशा। यहाँ पर कभी कभी आपको क्या दे देता है एग्जामिनर, बट लगा के दे देता है, जो कि बिल्कुल गलत है, समझ में आया। तो इसका मीनिंग याद रखना, और भी कैसे आप इसको समझोगे, एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल है राधिका राधिका इसको मैं सही, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है क्योंकि अभी इस पे आदत नहीं है। राधिका इज इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट सॉरी यहाँ पे बोथ का प्रयोग करना। राधिका इज राधिका इज बोथ राधिका इज, यहाँ पर आपको एज क्या समझे हम, राधिका कैन बोथ बोथ राधिका कैन बोथ टीच एंड स्पीक, ठीक है। तो क्या राधिका कैन टीच एंड स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर और ही बढ़ा सकते हैं क्या, इंग्लिश, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो क्या होगा, राधिका कैन बोथ टीच एंड स्पीक, पढ़ा भी सकती है, इंग्लिश को पढ़ा भी सकती है और बोल भी सकती है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या रहेगा, राधिका कैन बोथ टीच भी कर सकती है और बोल भी सकती है क्या, इंग्लिश सब्जेक्ट को, इस तरह से इसका प्रयोग है। तो राधिका कैन टीच और स्पीक, दोनों को दोनों काम कर सकती है, समझ में आया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से एग्जाम्पल लेना, जैसे मैं बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। रोहित यहाँ से इसको रफ करते हैं दोबारा से, बोथ बोथ रोहित बोथ रोहित एंड राम आर कमिंग हियर, ठीक है, क्या समझे,
बोथ रोहित एंड राम कमिंग हेयर। तो आप क्या कहोगे, दोनों ही, रोहित भी आ रहा है और राम भी आ रहा है। मैंने इसका क्या मीनिंग बताया था, और भी, यानी रोहित तो आ ही रहा है और साथ में राम भी आ रहा है, ठीक है, ये इसका अर्थ रहता है। तो आपको कुछ नहीं, इसका अर्थ समझ लेना है, क्या इसका अर्थ है हिंदी में, और दूसरा आपको हर एक कंजंक्शन का, दूसरा आपको इसका पेयर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये तीनों कंजंक्शन आपको समझ में आ गए। अब अगले कंजंक्शन में पढ़ते हैं हम। अगले पढ़ते हैं, हमारा कंजंक्शन है, इसको रफ करते हैं नए पेज पर, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा कंजंक्शन है, कौन सा, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली वट आल्सो, ये है नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों पेयर में चलते हैं। इसका मीनिंग है ना, ना केवल बल्कि, नॉट ओनली ना केवल, ना केवल बल्कि, ठीक है। क्या होता है इसका मीनिंग, ना केवल बल्कि भी। इसको आप हिंदी में समझ लीजिए, दोबारा ही लिख देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उनको, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो कैंडिडेट है वो तो समझ जाएंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं क्लियर करके लिख रहा हूँ, ना केवल बल्कि भी, ठीक है, ये इसका रहेगा। आपको ऐसे में अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन एग्जाम्पल लेता हूं तो अच्छे से पूरा समझ में आ जाता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी एक कंजंक्शन क्या बोलना चाह रहा है। जैसे लिखते हैं एग्जाम्पल, राधिका, राधिका इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है। ये क्या हो, राधिका इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ना केवल राधिका ब्यूटीफुल है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा, ना केवल राधिका सुंदर है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो इसका इस तरह से यूज रहता है। अब देखिए जे क्या जोड़ा हमने किसको, ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम कंजंक्शन किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ सकता है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं। जैसे अब राधिका की जगह हम क्या लिखते हैं, किसी का नाम, ठीक है। तो एक राधिका ले लेते हैं, राधिका, राधिका नॉट, राधिका, सॉरी इसको लगाएंगे, नॉट ओनली राधिका वट आल्सो, वट आल्सो श्याम, नॉट ओनली राधिका वट आल्सो श्याम वर प्ले वाज देयर। वॉज नहीं आएगा, वट आल्सो के साथ किस है, ये दोनों जोड़ता है। नॉट ओनली राधिका, देखिए यहाँ पर मीनिंग में मैं क्या कर, इस पर नॉट ओनली राधिका बट आल्सो श्याम वर डांसिंग इन गोकुल, लिख दीजिए आपको, गोकुल, गो, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है, बाद में, इन गोकुल। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, मैं ऐसे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं आप जहाँ से समझ सके। ये ना केवल राधिका बट आल्सो श्याम वर डांसिंग इन गोकुल, डांस कर रहे थे कहाँ पर, गोकुल में। इसका हिंदी अर्थ ये हो जाए, ना केवल राधिका
बल्कि श्याम भी डांस कर रहे थे इन वृंदावन, इन मथुरा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कहो तो एक एग्जांपल और लेता हूं आपको अच्छे समझने के लिए। ठीक है, इस तरह से नॉट ओनली ही, ये प्रोनाउन का ले रहा हूं। ठीक है, नॉट ओनली ही वट आल्सो, वट आल्सो सी, वट आल्सो सी हैव कम। ठीक है, ना केवल वह, और ना केवल वह, मैं सी का इसलिए इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं किसी का नाम लेता यहाँ पर तो आपको समझ में आया। जैसे प्रेम, ई की जगह क्या लिया, प्रेम, और ये इसको लिया खुश, पूजा। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाए। एक प्रेम और राधा। ठीक है, तो क्या कहोगे, ना केवल प्रेम बट आल्सो राधा भी हैव कम इन द स्कूल, स्कूल में आ चुके हैं यहाँ पर, टू स्कूल। ठीक है, टू स्कूल या फिर इन स्कूल, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले पेयरिंग देखना है कि सही है कि नहीं, और इनका यूज कैसे हुआ है। दूसरा देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या देता है, अभी हमने किसके पहले किया इसका यूज, नॉट ओनली का ही के पहले। तो यदि आपको ऐसा लिख के देता है जैसे नॉट ओनली ही वट आल्सो, नहीं इसको तो यूज ही नहीं करना, नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही सी, नॉट ओनली ही वट सी ऑल्सो हैव कम, हैव कम। तो क्या ध्यान रखना है कि देखिए इन दोनों को क्या कर दिया है, अलग अलग। तो ये अलग अलग लिखा मिल जाए तो भी आप इसको क्या समझोगे, एरर समझोगे, इसलिए ऑल्सो को उठा के आपको सी के पहले रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो व्हाट ऑल्सो को आपको डिवाइड नहीं करना है, दोनों को अलग साथ ही साथ लिखना है। ठीक है, अच्छा आप समझ चुके होंगे तीन हमारे कंजंक्शन। अब हम चार, सॉरी, अब हम अगले कंजंक्शन में बढ़ते हैं, पांचवे पे। ठीक है, तो पांचवा हमारा क्या है, नो सूरर देन। पांचवा कंजंक्शन है हमारा नो सूनर देन। अब इन ऐसे कंजंक्शन के साथ आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, पहला तो पहले मैं इसका वो लिखवा देता हूँ आपको मीनिंग हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे क्लासेस वाले स्टूडेंट जो 9वीं से लेके 10वीं तक ग्रामर पढ़ते हैं, या 6 से लेके 8वीं तक। तो वो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए मुझे हर एक वर्ड का हिंदी बताना कंपलसरी रहता है। तो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, ज्यों ही, ज्यों ही, सॉरी लिख देते हैं सही से, त्यों ही। ठीक है, और इसका ये क्या रहता है, त्यों, त्यों ही, त्यों ही। ठीक है, ज्यों ही त्यों ही। तो मीनिंग समझ गए हिंदी में। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ज्यों ही त्यों ही। अब देखिए, अब जब भी नो सूनर का प्रयोग होता है तो इसमें क्या रहता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से जब हम एडवर्ब पढ़े, लेकिन अभी के लिए आप क्या समझ लो कि जनरली सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जनरली। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या मिलता है आपको, क्वेश्चन वाचक मार्क। लेकिन नो सूनर देन का हम प्रयोग करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा। ये दोनों में अंतर है, कौन में, प्रश्नवाचक मार्क वाले सेंटेंस में और नो सूनर के साथ जो यूज कर रहे हैं उसके साथ। तो देखिए इसका यूज किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से।
सबसे अच्छे समझ सकते हैं हम हर एक कंसेप्ट को, ठीक है। तो देखिए, नो सूनर डिड टीचर एंटर द क्लास देन, वो तो यूज किया ही, हाँ किया। नो सूनर डिड टीचर एंटर द क्लास देन देन स्टूडेंट्स स्टूडेंट स्टूड अप। स्टूड का सेकंड फॉर्म है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म। देखिए ये क्या है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्यों, किसकी है, स्टैंड। स्टैंड का अर्थ होता है खड़े हो जाना, खड़ा होना। तो स्टैंड अप कहते हैं ना, सिट डाउन स्टैंड अप। तो कैसा होगा, इसका अर्थ क्या समझ में आया आपको कि नो सूनर डिड टीचर एंटर द क्लास, जैसे ही ज्यों ही टीचर ने प्रवेश किया त्यों ही स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। होता ना कि जैसे ही टीचर आता है और स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, तो ये दो क्रिया एक साथ हो रही होती हैं। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नो सूनर और देन का। कि जैसे ही मैं घर के अंदर गया और बारिश शुरू हो गई, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे आप लिखते हो ना कि नो सूनर डिड डिड क्या बोलते हैं, नो सूनर डिड आई स्विच ऑन नो सूनर डिड आई स्विच ऑन द टीवी, नो सूनर स्विच स्विच ऑन द टीवी। अब नो सूनर के बाद फिर क्या लगोगे, देन लाइट वेंट ऑफ, देन लाइट LIGH वेंट ऑफ, ठीक है। अब जैसे क्या, जैसे ही मैंने टीवी चालू की और लाइट चली गई, मैं स्विच चालू कर ही पाया और लाइट चली गई। ऐसी चीजें दो बैक टू बैक क्रियाओं के लिए ये बताना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, तो नो सूनर देन का। जैसे आप होते हैं ना कि जैसे ही मैं घर के अंदर आया और बारिश शुरू हो गई, ऐसे सब सेंटेंस बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नो सूनर। तो यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको पांचों की पांचों कंजंक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखिए, अब हमारा अगला जो कंजंक्शन है, मैं आपको अगले ही पेज पर लेता चलता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। अब है हमारा छठवां, एज और एज। थोड़ा मैं छोटे लिखता हूँ, मेरी आदत है बड़े लिखने की हो गई, तो अब मैं छोटे शब्द लिखूंगा, आप समझ जाइए थोड़ा। अब इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको हिंदी में बताते हैं। इतना, इतना जितना, एक तो ये होता है इतना जितना, और एक और होता है इसका अर्थ उतना जितना, ठीक है। इधर लास्ट में हमेशा जितना ही आएगा, उधर शुरुआत में बदल जाएगा। एज एज का अर्थ होता है उतना जितना, लेकिन आपको इसका दो चीजें, इससे रिलेटेड दो चीजें ध्यान रखनी है। सॉरी, मैं बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। आज थोड़ा ठीक हूँ इसलिए मैं वीडियो, आप थोड़ा इग्नोर कीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, इससे आपको क्या दो चीजें ध्यान रखनी है कि एज एज का प्रयोग आपको किस सेंटेंस में देखने को मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको शायद में POSITIV, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको
इसका एज का प्रयोग दिखने। कैसे? ये तुलना करने के लिए इस कंजंक्शन का यूज किया जाता है। दो व्यक्तियों में या दो क्वालिटी, किसी व्यक्ति की दो क्वालिटी में तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये किस तरह है? ये इतना, जितना ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए किस तरह से ही इज, ऐसे रोहित इज एज गुड, रोहित इज एज गुड एज रमन। कहते ना, किसी की अच्छाई की क्वालिटी के बारे में बता रहे होते तो वो कैसा है? रोहित इज एज गुड एज रमन, वो उतना अच्छा है जितना, वो रोहित उतना अच्छा है जितना रमन है। ठीक है, होता है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको समझ। विनय, मैं एग्जाम्पल अलग अलग लेता हूँ आपको भी। विनय इज, अब देखिए इसका मैंने पहले क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए मैं इसका एक और दूसरा सेंटेंस, विनय इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अभय। अभय, ठीक है। विनय इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अभय। तो देखिए ये नेगेटिव में भी इसका यूज होगा एज का, और इसका पॉजिटिव में भी होगा। कैसे? विनय उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना अभय है। समझ में आया? तो अगर किसी की तुलना करनी हो किसी दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में, तो तुलना करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? एज का। और किस सेंटेंस में यूज होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आया? एज का। मैं एक क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ, उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेरे क्लास से जुड़े हुए 9वीं 6वीं से लेकर 12वीं तक, वो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें मैंने शुरुआती जो 5 कंजंक्शन लिए हैं वो आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए आप अपनी पढ़ाई में क्या सिंसियरिटी लाइए और कंटिन्यूटी लाइए। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो हर एक चैप्टर की प्रोवाइड कराऊंगा और इतनी डेप्थ में करवाऊंगा जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनका कहीं से भी कहीं क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कंजंक्शन। देखिए ये तो पढ़ा हमने एज और एक होता है सो एज। ये दोनों ही समझ लिए भाई भाई है, लेकिन इनमें एक कमी है, बस एक मतभेद है। बाकी का ये दोनों सेम चीज, समान मीनिंग भी इनका सेम ही रहता है। ये हिंदी में जो लिखा है एज के बारे में, तो सेम मीनिंग रहता है दोनों का। किसका? एज का और सो एज का। इसलिए मैं इन दोनों को एक ही पेज पर समझा रहा हूं, तो सेम मीनिंग रहेगा। लेकिन इसकी विशेषता एक है, थोड़ा मैंने बताया कि ये दोनों भाई भाई है, लेकिन इन दोनों में एक चीज का मतभेद है। कैसा? कि ए सिर्फ किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में किसका? सो एज का प्रयोग किया जाता है। और एज का प्रयोग हम किसमें करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, उसका दोनों में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो सो एज नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है, ओनली नेगेटिव। पॉजिटिव में इसका यूज कभी नहीं होगा। ठीक है, किस तरह से? देखिए हम इसी को एग्जाम्पल लेते, विनय की जाले की जगह दूसरा ले सकते हैं। तो हम इसको ले सकते हैं कि विनय, देखिए एग्जाम्पल से कुछ नहीं होता। मैं बनाने को तो हर एक सेंटेंस में अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दे दूं, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको सिंपल से और वही एग्जाम्पल लूंगा, वही नाम लूंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट समझने पर ध्यान देना है, क्योंकि हम यहाँ सेंटेंस रट थोड़ी रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है,
तो विनय इज सो इंटेलिजेंट, विनय इज सो इंटेलिजेंट एज, क्या उन्होंने बताया था, एज अभय। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि देखो अर्थ वही रहेगा, मैंने क्या बताया, ये सारे काम वही करते हैं, बस थोड़ा अंतर आ जाता है इनमें किस सेंटेंस में यूज होगा। तो सो एज का, सॉरी, सो एज का प्रयोग किस में होगा, हमेशा ओनली ऑन नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखें विजय इज नॉट लगाना है, मैं यहाँ पर भूल गया था। तो विजय इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अभय, ध्यान रखना है हमेशा, और एज का प्रयोग दोनों में हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए हम अगले कंजंक्शन पर बढ़ते हैं जो कि हमारा होने वाला है। तो उसको मैं आपको एक नए पेज पे समझाऊंगा, ठीक है। वेदर और, अब देखिए कंजंक्शन नंबर 8। मैं ये वीडियो में आपको सभी तरह के सभी कंजंक्शन, कौन से कोरिलेटिव कंजंक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने खुद तैयारी की है और मैंने कई वीडियो देखी है, लेकिन एक ही क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर सारे कोरिलेटिव कंजंक्शन किसी ने नहीं बताए हैं, और ना कोई बताता है। दो कुछ महत्वपूर्ण बता देते हैं, उनको ही आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। लेकिन मैं जितने इम्पोर्टेंट है उससे 2-3 एक्स्ट्रा भी लाया हूं, ताकि आपका कभी भी एक सवाल ना आए मन में कि हमने अभी तक पूरे कंजंक्शन नहीं पढ़े कौन से कोरिलेट। अब हमारा आता है वेदर, 8वां वेदर और, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या रहता है, दो, इसमें इसकी एक खासियत होता है, इसका मीनिंग रहता है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ पहले, क्योंकि मेरे साथ मैंने बताया ना कि स्टूडेंट छोड़े, या यानी की, या, अब इस यहाँ अर्थ से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि देखिए कि वेदर और जो कंजंक्शन है दोनों किसके लिए आते हैं, ये संदेह पैदा करते हैं, ये अश्योरिटी को दिखाते हैं, श्योर नहीं होते किसी भी बात को लेकर, ये डाउट में रहते हैं हमेशा। कौन, वेदर और कंजंक्शन, वेदर और वाला कंजंक्शन, ये हमेशा डाउट में बात करेंगे, इनको कोई पता नहीं, ठीक है। तो किस तरह से एग्जाम्पल सब बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए आई डोंट नो, सॉरी, आई डोंट नो का मतलब होता है, मैं आपको फुल फॉर्म में लिखाऊंगा ताकि आपको, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि, अब आएगा वेदर, आई डोंट नो वेदर ही ही विल पास द एग्जामिनेशन, ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, ठीक है। देखिए इसका कहने, मुझे नहीं पता कि ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में पास होगा कि नहीं, तो की या, इसका अर्थ होता है कि या, मुझे नहीं पता कि वो पास होगा कि नहीं, ठीक है। ये थोड़ा अर्थ देता है इसका, आएगा या नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आए, आई राम डज नॉट श्योर, राम डज नॉट श्योर, राम डज नॉट श्योर, वो निश्चित नहीं है कि वेदर, वेदर ही विल विन द रेस और नॉट,
बस आखिरी में नॉट लिखने का उद्देश्य ये है कि वो यही बात पूरी दोबारा बोल के बता रहा है कि राम डज नॉट श्योर। अब राम है, राम नाम का कोई एक लड़का है, वो श्योर नहीं है, निश्चिंत नहीं है। किससे? निश्चिंत यानी श्योर नहीं है कि ही विल विन द रेस, कि वो ये रेस जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो या नहीं, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब? राम श्योर नहीं है, निश्चिंत नहीं कि वो ये रेस जीतेगा या नहीं। So, आया ना कि ही विल विन द रेस या नहीं। समझ में आया? इस तरह से वेदर और का प्रयोग होता है। मैं आपको हर एक सेंटेंस के, हर एक कंजंक्शन के 2 एग्जांपल लूंगा, लेकिन आप कहो तो मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए तो देखिए, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के माता पिता, पेरेंट्स डू नॉट अवेयर, पेरेंट्स डू नॉट अवेयर वेदर, वे किस चीज से अवेयर नहीं होते? वेदर देयर वेदर देयर चिल्ड्रन देयर चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन विल, या फिर विल क्यों जाए, वे अवेयर नहीं होते कि उनके बच्चे, देयर चिल्ड्रन वेदर, सॉरी यहाँ पर, वेदर देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल और नॉट। देखिए, अब पेरेंट्स, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या लगता है कि वो घर से निकल गए तो स्कूल पहुंच गए, लेकिन मैं आपको उनकी सच्चाई बता दूं कि पेरेंट्स डज डू नॉट अवेयर, वो इस बात से अवेयर नहीं होते हैं कि देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल और नॉट। वो उनका काम है, वो घर से निकाल देते तो उनको ऐसा ही लगता है कि वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा उनको शिकायत मिलती है तो वो क्या कहेंगे उनसे कि देखिए सर, हमें तो लगता है कि जब हम पहुंचाते हैं तो घर से निकल जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो स्कूल जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए उनके टीचर्स आए कंप्लेंट करने। तो उसके लिए ये सेंटेंस यूज करोगे, वेदर पेरेंट्स डू नॉट अवेयर, पेरेंट्स इस बात से अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते कि उनके बच्चे स्कूल जाते भी हैं या नहीं जाते, इसलिए उनका काम होना चाहिए कि उनकी निगरानी उन पे, अपने बच्चों पे रखना चाहिए पेरेंट्स को। चलिए हम अगला वो लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? पेज, अगला कंजंक्शन समझने के लिए। तो आप इसको, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए, थोड़ा मैं आपको बीच बीच में आपके साथ बात करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि देखिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको दोबारा फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया इसको, इस वीडियो को दोबारा देखिए। जो कैंडिडेट्स मुझसे नहीं जुड़े हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और जो कैंडिडेट वाकई में इस चीज को अच्छे से अर्जित करना चाहता है इंग्लिश को, और इस किसी तरह का डाउट रहता है, तो वो मुझसे किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात उन बच्चों की जो मेरे साथ क्लासेस में जुड़े हुए, जिस स्कूल में मैं जाता हूँ, वो मेरे क्लास के मेरे बच्चे 9 से लेके जो 12वीं तक है, उनके लिए अगर कोई डाउट आता है तो उनके लिए ऑफलाइन के दरवाजे इस स्कूल में हमेशा खुले हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं तो इस आप इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं से अगर कोई डाउट रहता है आपके लिए तो आप उसको क्लियर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं अपनी मेन जो पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स का जो डाउट रहता है तो पूछने से हिचकिचाते हैं। मेरा मानना है अगर आपके लिए कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछिए, उस बात से उस चीज को समझिए, ठीक है। चलो तो फिर अगला कंजंक्शन है हमारा
9वां, क्योंकि 8 हम कर चुके हैं। तो देखिए अब हमारा अगला कंजंक्शन है एक और, ऑल्दो, ऑल्दो, ऑल्दो और दो वर्ड एक साथ आते हैं। आप पब्लिक का अर्थ समझते होंगे कि दो में से कोई, और इसके बाद आता है एट। ठीक है, ऑल दो के साथ हमेशा क्या आएगा, एट। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना कि यहाँ पर कभी कभी एग्जामिनर बट लगा के देता है। उनके लिए बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बट लगा के देता है, आपको बट नहीं लगाना। हमेशा ध्यान रखना कि दो और ऑल दो का अगर कहीं पर एक साथ यूज हो रहा है, यानी दो और ऑल दो आया है और आगे कंजंक्शन आया है कोई भी, तो आपको ध्यान रखना है कि किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए, यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि, फिर भी, ये इसका अर्थ रहता है, यद्यपि फिर भी। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, यूज बहुत ही इतना अच्छा है इसका, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, जैसे और दो ऑल्दो में से किसी एक का ही यूज होगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो हम आपको दो का यूज करके, तो दो ही वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, एट, यहाँ पर कॉमा आता है, एट ही फेल्ड। ऐसा होता है ना कभी कभी, एट ही फेल्ड, इसको हम रब करके क्लियर करते हैं, एट ही फेल्ड। देखिए ऐसा होता है, यद्यपि ही वर्क हार्ड, हालांकि दो मीनिंग होते हैं इसका, यद्यपि और एक और क्या होता है मैं आपको बता ही देता, हालांकि। देखिए यद्यपि या हालांकि, तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत की, एट ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना, ऐसी बात बोलने के लिए ऑल्दो और दो एट के साथ एट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप एक एग्जांपल और लीजिए, ऑल्दो, ऑल्दो ही हैज इनफ मनी, ऐसा नहीं, ऐसा लगी, चल लिख लीजिए, इनफ, इनफ का मतलब होता है काफी, पर्याप्त। ऑल्दो ही हैज इनफ मनी एट, एट ही डज नॉट हेल्प एनीवन, एनीवन। देखिए क्या होता है, वो क्या कहना चाहता है कि ऑल्दो ही हैज इनफ मनी, हालांकि उसके पास पर्याप्त पैसा है, खूब सारा पैसा है, फिर भी ही डज नॉट हेल्प एनीवन, फिर भी वो किसी की मदद नहीं करता है। तो ऐसा सेंटेंस बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ऑल्दो इनफ के साथ एट। देखिए ये क्या बताता है कि उसके पास सब कुछ है, वो बहुत अमीर है, उसके पास पर्याप्त पैसा है, फिर भी वो किसी की मदद नहीं करता। उसके पास टाइम है पढ़ने को, फिर भी वो पढ़ता नहीं है। ही हैज इनफ टाइम टू रीड, एट ही डज नॉट स्टडी, फिर भी वो पढ़ाई नहीं करता है। ऐसे सेंटेंस बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसका, ऑल दो और दो के साथ किसका, एट का। ध्यान रखना, मैं अभी भी बता रहा हूं कि इसके साथ हमेशा आपको ऑल दो, ठीक है, ऑल दो और दो के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, यही कि यहाँ पर बट लगा के देगा एग्जामिनर, तो यहाँ पर आपको बट कभी भी नहीं आएगा, इनके साथ हमेशा आएगा किसका, एट का प्रयोग आएगा। ठीक है, यही बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ में आया होगा ये कंजंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक और
कुछ और एक दो कंजंक्शन बचे हुए हमारे, वो पढ़ लेते हैं। हार्डली, स्कार्सली एक, और दूसरा क्या बना, इफ और देन है, ठीक है। तो पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, इफ और देन को, ठीक है। बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ, इसलिए आपको जो फ्लो बना है कठिन चीजें समझने का वो बना रहे, क्योंकि एक बार इजी इजी कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर हो सकता है आपका वो क्या वहां से कंटिन्यूटी टूट सकती है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, अब पढ़ते हैं अगला। हार्डली एक होता है हमारा, हार्डली, HARDLY, हार्डली, ठीक है। और इसकी जगह पर क्या आ सकता है, स्कार्सली, ध्यान रखना। हार्डली वाई बना हुआ है, ठीक है। स्कार्सली, इन इसका अर्थ क्या होता है आप देखिए, हार्डली स्कार्सली दोनों समान मीनिंग देते हैं, लेकिन आपको इसके साथ क्या देखने को मिलेगा, व्हेन या फिर बिफोर। मैं जो बता रहा हूँ, मैंने जो सीखा है और जितना मैंने अध्ययन किया वो चीज बता रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका एक भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा, ठीक है। देखिए, हार्डली, स्कार्सली आएगा, इन दोनों में से किसी एक आएगा। और इधर भी आपको क्या आएगा, व्हेन या फिर बिफोर, ऑब्लिक लगाए, यानी दो में से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा इनमें से। तो यहाँ व्हेन लगा है, कभी कभी क्या रहता है, देन लिख कर देता है एग्जाम, क्या लिख के देता है, देन, किसी भी प्रकार का देन हो, दोनों ही नहीं आएंगे, एक किसका प्रयोग हो, व्हेन या बिफोर। अब इसका मीनिंग क्या रहता है, मुश्किल, मुश्किल से कि ऐसा हो, ठीक है। मुश्किल से या कठिनाई से कि। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब अच्छी समझ में आएगा। आप हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस में जो आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंजंक्शन में मैं आपको हर एक कंजंक्शन एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, हार्डली, हार्डली हैड आई, हैड आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड, क्या हो रहा है इसके साथ, थोड़ा डबल डबल आ जाए, ठीक है। हैड आई रीच्ड द स्टेशन, हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, डिपार्टेड, डिपार्टेड या लेफ्ट, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, जा चुका, निकल जाना। तो देखिए, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई, निकल गई। ये डिपार्टेड, डिपार्टेड का मतलब होता है डिपार्टेड, मीनिंग में गलत कर दिया मैंने, डिपार्टेड, डिपार्टेड या लेफ्ट का मतलब निकल जाना, ठीक है। तो मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था जैसे ही ट्रेन निकल गई। एक एग्जांपल और, तो जस्ट मैं अगर मतलब चढ़ने ही वाला था या पहुंचने ही वाला था, जस्ट निकल गई, तो ये दो काम एक साथ होते हैं, लेकिन वो पहले वाला काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हार्डली की जगह आप स्कार्सली का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो स्कार्सली, स्कार्सली, स्कार्सली हैड आई, हैड आई गॉन, हैड आई गॉन गॉन
टू द मार्केट। हैड आई गॉन टू द मार्केट, ठीक है, मैं मार्केट के लिए गया ही था, निकला ही था मार्केट। व्हेन व्हेन इट बिगेन, इधर लेते हैं, इधर मेरी पिक्चर आ रही होगी, ठीक है। व्हेन इट बिगेन, कहाँ चला गया, व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखिए, स्कार्सली मुश्किल से मैं निकला ही था मार्केट को, गया ही था मार्केट में, व्हेन इट बिगेन टू रेन, और तब बारिश शुरू हो गई, ठीक है। ऐसी चीजें मुश्किल से, ऐसा ही हुआ, मुश्किल से मैं पहुंचा ही था और वो चला गया, मुश्किल से मेरे पास आया ही था ये चीज और वो खराब हो गई। इस तरह से ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए आपको हार्डली स्कार्सली का प्रयोग करना है। चलिए, लास्ट सेंटेंस, लास्ट कंजंक्शन बचा हुआ है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी है। अब बचा हुआ है हमारा वार्मा, ठीक है। तो एक है हमारा इफ के साथ क्या आता है, देन। ये आपने पढ़ा भी होगा, और किसके साथ, अनलेस वगैरह के साथ, ठीक है। तो इफ और देन, इनका मीनिंग होता है यदि या अगर, ठीक है, क्या होता है, दोनों शब्द आ सकते हैं, और इसके साथ आएगा तभी, ठीक है। कुछ कंडीशन बताता है इफ वाला, इफ क्या बताता है, कंडीशन, यदि ऐसा होगा तो वैसा मैं करूंगा, यदि ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूंगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक वर्ड जो मैं बताना चाहता हूँ, किससे, जो हिंदी अर्थ से। तो हिंदी अर्थ से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम्पल लूंगा उसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, इफ ही कम, इफ ही कम्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। इफ ही कम्स हेयर, देन आई विल हेल्प, इफ ही कम्स हेयर, देन आई विल हेल्प, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। अगर वो यहाँ आता है, अगर वो मेरे पास आता है तो मैं तभी उसकी मदद करूंगा। देखिए, कि यदि वह यहाँ आता है, यानी मेरे पास, देन, देन का अर्थ होता है तभी आई विल हेल्प हिम, तभी मैं उसकी मदद करूंगा अगर वो यहाँ आता है। देखिए, एक एग्जांपल, और एक क्या, हम कई ले लेते हैं, इसका लास्ट हमारा कंजंक्शन बचा है, इसलिए मैं दो तीन जैसे आप होता है ना कि किसी के यहाँ खाना वगैरह होता है, और तो कोई इनविटेशन कार्ड देने आता है, लेकिन उसने क्या हुआ, वो नहीं दिया उसने कार्ड, और उसकी फंक्शन हो गया, शादी हो गई, या फिर कुछ भी फंक्शन था उसके यहाँ हो गया। तो क्या अब वो मिला, अरे सर तुम उस दिन नहीं आए, मिले नहीं मेरे खाने। तो देखिए, फिर क्या कहेंगे, यदि, इफ यू इनवाइटेड, इफ यू इनवाइट, इफ यू इनवाइट मी, देन आई विल, ये तो अब तो काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, इफ यू इनवाइटेड मी, देन आई, नहीं नहीं, देखिए, एक बात हमने क्या, शादी वाली हुई नहीं, अभी होने वाली है, क्या बताना है, कि अभी शादी हुई नहीं है। अगर मैं शादी हो चुकी होती तो एक हमारी कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, वो कि हम टेंस में पढ़ते हैं, वो हो गई होती तो फिर मैं आपको उसका एग्जाम्पल अभी लेके बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले एक चला रहे हैं किसका, इफ के साथ, इसलिए मैं आपको उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन लास्ट में एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो मेरे माइंड में आता है, इसलिए जो
लिख चुका है ये वाला, लेकिन हमें क्या लेना है, अभी शादी हुई नहीं है, आपका दोस्त है, कहीं मिल गया है, तो वो क्या कहे मेरी उस समय शादी है, 1 साल बाद या 6 महीने या 2 महीने बाद, तो वो क्या कह रहा है, सर आना मेरी शादी में। तो आप क्या कहोगे, इफ यू इनवाइट मी देन आई विल कम योर मैरिज। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है कि अगर तुम मुझे इनवाइट करते हो, करोगे, तो मैं देन आई विल कम योर मैरिज, तो मैं आपकी शादी में आऊंगा। अगर तुम मुझे इनवाइट करते हो तो मैं आपकी शादी में आऊंगा, ऐसा, यानी काम अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है ना कि इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड देन, THEN वाला ध्यान रखना, इसके साथ इफ के साथ कौन सा, THEN, देन यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो तभी एग्जाम पास कर पाओगे, ऐसा बताने के लिए यू विल पास द एग्जाम, सॉरी हमने क्या लिखा, यू विल पास, यहाँ पर लगा लेना, एरर में लगा, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, कठिन मेहनत करते हो, तो तुम जरूर पास हो जाओ। ठीक है, अब देखिए जो मेरे दिमाग में आया था वो मैं आपको सेंटेंस देता हूँ। जैसे एक होता है, कंडीशनल में ही आता है, थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि अब उसकी शादी, अभी शादी हुई नहीं थी, किसकी, पहले वाले सेंटेंस में, उसकी, इस वाले में जो मैरिज वाले में अभी शादी हुई नहीं थी, तो बात हुई थी क्या, आई विल कम योर मैरिज, मैं आपकी शादी में आऊंगा। अब क्या, उसकी शादी हो गई, उसने आप कार्ड भी नहीं दिया। ठीक है, अब वो मिला आपको, सर आप शादी में नहीं आए, तो आप क्या कहोगे, इफ यू had invited, if you had invited if you had invited me, then I would have come, I would have come, इधर लिख देते हैं, इधर देखिएगा ना, I would have come your marriage। ठीक है, मैरिज भी इधर लिख देते हैं, थोड़ा क्या है, मेरी इमेज आए, मैरिज, मैरिज, ठीक है, मैरिज। अगर अब इसका अर्थ क्या हुआ, पहले में क्या था कि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन अब वो शादी हो चुकी है, अब उसने क्या किया, आपको इनवाइट, अब वो मिला है, तो आपसे क्या बोल रहा है, सर आप मेरी शादी में नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो देखिए, अब आप इसलिए नहीं गए कि उसने पत्रिका नहीं भेजी आपको, फोन पे कॉल पे बताया ना कि मेरी इस तारीख, इस समय तारीख, इस तारीख में मेरी शादी है, लेकिन आपको मिल गया, आपको मार्केट में या फिर कहीं भी किसी फंक्शन में किसी की यहाँ, वो क्या कह रहा है, सर आप मेरी शादी में नहीं आए, तो आपने क्या जवाब दिया, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता, तब ही, इनवाइट किया होता तभी, आई वुड हैव कम योर मैरिज, तभी मैं आपकी शादी में आया होता। तो अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आप बताओ या ना बताओ, अब यहाँ आने का कोई, या आने का या ना आने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब तो क्या है, रसगुल्ला खत्म हो चुकी। तो इस तरह से हमारा आज जो कंजंक्शन का टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है, खत्म नहीं होता, सेकंड पार्ट खत्म होता है, कौन सा, कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं और पूरा कंजंक्शन कवर करना है, इसलिए हम तीसरा पार्ट लेके आएंगे, किसका, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एक चीज आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे, और मैंने जितने भी को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, जहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे के सारे आपको को रिलेटिव कंजंक्शन बता दिए। फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर ये वाला छूट गया, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें,
और उनको सलाह दें कि आप इस चैनल को के साथ जुड़िए और आप अच्छे से इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हम एक बैच जो लेकर आए हैं, जो बेसिक टू एडवांस लेकर आए हैं, जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं सीखा है, वो इसके माध्यम से पहले बेसिक सीखेंगे, फिर एडवांस वाली क्लास में चलेंगे। ठीक है। और आपको पता ही कि देखिए, आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? लेयर 3 ग्रामर। ठीक है, क्या है? लेयर 3 ग्रामर। और इसके बीच में बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस के आपको लिखना है। अगर आप आपके दोस्त को बोलते हैं कि ये चैनल का नाम है, तो उससे बोलना विदाउट स्पेस के लेयर 3 ग्रामर आप लिखिए। और हमारा चैनल का लोगो क्या है? एलजी के नाम से है। ठीक है। और आपको अगर यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप या 8962 से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी यदि, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है तो समझ में नहीं आता, तो कृपया आप इसको दोबारा देखिए इस वीडियो को। और जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो मुझसे ज़रूर पूछिए अगर कोई उनका कोई डाउट रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड वी विल मीट अगेन अनदर क्लास। बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, सी यू टुमारो।